सोचिए, साल 1942 का समय, एक सीलन भरी ठंडी जेल की कोठरी, बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है और अंदर एक कवि बिल्कुल अकेला अपने अपनों की यादों में गहरे डूबता जा रहा है। स्वागत है आपका आज के इस खास साहित्यिक विश्लेषण में, जहां हम इतिहास के पन्नों से निकलकर आई एक ऐसी कविता पर चर्चा करेंगे जो सीधे दिल पर वार करती है। एकांत और यादों की ये कैसी जुगलबंदी है, चलिए गहराई से समझते हैं। कल्पना कीजिए, आज़ादी का एक दीवाना बंदी ठंडी जमीन पर बैठा है। बाहर मॉनसून की वो लगातार होने वाली बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। और दिलचस्प बात यह है कि ये बारिश सिर्फ बाहर पानी नहीं गिरा रही, बल्कि इस कवि के मन के अंदर यादों का एक बहुत बड़ा सैलाब लेकर आ रही है। बाहर का एकांत और भीतर की ये स्मृतियां, यही तो इस पूरी कविता की धड़कन है। हम बात कर रहे हैं मशहूर कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी की। 1913 में जन्मे मिश्र जी केवल कागज पर ही क्रांति नहीं लिखते थे, बल्कि वो खुद आज़ादी की लड़ाई में एक बेहद सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे। साहित्य में उनके इसी बेजोड़ योगदान के लिए, खासकर उनकी रचना बुनी हुई रस्सी के लिए, उन्हें आगे चलकर प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया। अब आते हैं उस दौर पर जिसने इस कविता को जन्म दिया। बात है 1942 के ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन की। इसी दौरान भवानी प्रसाद मिश्र जी को गिरफ्तार कर लिया गया और ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 3 साल की कठोर सजा सुना दी। इसी जेल की सलाखों के पीछे रहते हुए उन्होंने अपनी इस मशहूर कविता घर की याद को कागज पर उतारा। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका पूरा फोकस परिवार से दूर होने की पीड़ा और उन गहरी यादों पर है। तो चलिए सीधे इस कविता के एहसास में उतरते हैं। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। बस इन चंद शब्दों के साथ कवि हमें सीधे उस मानसून की अंधेरी रात में ले जाते हैं। ये जो लगातार हो रही बारिश है ना, यही वो ट्रिगर है, वो उत्प्रेरक है जो उनके शांत मन में हलचल पैदा कर देता है और उन्हें अपने घर के आंगन में खींच ले जाता है। जरा इस पंक्ति पर ध्यान दीजिएगा। रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। कवि यहाँ एकदम साफ कर रहे हैं कि यह सिर्फ मौसम का हाल नहीं है, ये मूसलाधार बारिश असल में उनके मन और उनकी आत्मा को चारों तरफ से घेर रही है। जो पानी बाहर बादलों से गिर रहा है, बिल्कुल वही पानी आंसुओं और यादों के रूप में उनके अंदर भी गिर रहा है। एक बंदी की तड़प का क्या कमाल का चित्रण है ये। और अब बात करते हैं अनुपस्थिति के इस भारी बोझ की और चलते हैं घर की यादों की उस भावुक यात्रा पर। जब इंसान बिल्कुल अकेला होता है तो सबसे पहले कौन याद आता है? जाहिर है, परिवार। कवि अपने भाई बहनों को याद करते हैं। 4 भाई 4 बहनें, एकदम भरा पूरा और प्यार से गुंथा हुआ परिवार। उन्होंने भाइयों को भुजा और बहनों को प्यार कहा है। मतलब परिवार में सुरक्षा और स्नेह का एक इतना खूबसूरत संतुलन है जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। और फिर जिक्र आता है माँ का, और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वो गढ़ी मेरी। सच कहूं तो ये लाइन अंदर तक छू लेती है। एक माँ जो शायद किताबी तौर पर पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उसका प्यार इतना अथाह है कि उसकी गोद में सिर रखते ही दुनिया के सारे दुख छूमंतर हो जाते हैं। जेल की इस भयानक पीड़ा के बीच कवि को अपना एकमात्र सुकून अपनी उसी माँ की यादों में मिल रहा है। अब आते हैं पिता पर। इस कविता में पिता के व्यक्तित्व के 2 एकदम अलग, बल्कि कहूं तो विपरीत पहलू सामने आते हैं। एक तरफ तो उनका वो फौलादी विशाल शारीरिक बल है, और दूसरी तरफ उनके अंदर छुपी हुई वो गहरी भावुकता। और यही विरोधाभास इस कविता को इतना सच्चा और मानवीय बना लेता है। उनके पिता की फिटनेस का तो क्या ही कहना। बुढ़ापा तो जैसे उन्हें छू कर भी नहीं गुजरा है। आज भी वो खुलकर दौड़ सकते हैं, ठहाके लगाकर हंस सकते हैं। कभी बताते हैं कि उनके पिता मौत के सामने हिचकिचाते नहीं, शेरों के आगे बिचकते नहीं, और उनकी आवाज में तो जैसे बादलों जैसी गरज है। जरा सोचिए, एक ऐसे निडर और मजबूत इंसान के बारे में जो हर तूफान से टकराने का माद्दा रखता हो। लेकिन अब जरा गहरी सांस लीजिए और यहां रुकिए। रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। ये पंक्ति सच में झकझोर देती है। वही वज्र जैसे मजबूत पिता जिन्हें किसी चीज से डर नहीं लगता, आज अपने उस 5वें बेटे को याद करके फूट फूट कर रो रहे होंगे। बाहर से चट्टान सा दिखने वाला इंसान अंदर से अपने बेटे के लिए किस कदर टूट चुका है, ये सोचना भी रोंगटे खड़े कर देता है। या मिश्र जी खुद को अभागा जरूर कहते हैं, क्योंकि वो अपने परिवार से दूर इस जेल में पड़े हैं। लेकिन उन्हें यह भी बहुत अच्छे से पता है कि उनके पिता उन्हें अपने सभी बच्चों में सोने पर सुहागा मानते हैं। 4 बेहतरीन भाई बहनों के होने के बावजूद पिता के लिए उनका ये 5वां बेटा हमेशा से सबसे खास रहा है, और शायद इसीलिए उसकी कमी उन्हें सबसे ज्यादा रुला रही है।
और ऐसे भावुक पल में जब पिता टूट रहे होते हैं, तब माँ का एक बहुत ही शक्तिशाली रूप उभर कर आता है। वो रोते हुए पिता को संभालती है और कहती है, पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता। कमाल का जज्बा है ना। वो याद दिला रही है कि उनका बेटा कोई मुजरिम नहीं है, बल्कि वो देश की आज़ादी का एक बहुत ही पवित्र फर्ज निभा रहा है। एक भारतीय माता पिता के त्याग और उस गहरे गर्व का इससे बेहतरीन उदाहरण और क्या हो सकता है। अब हम इस चर्चा के अगले और सबसे संवेदनशील हिस्से पर चलते हैं, एक भ्रामक संदेश और मानसून से कवि की मार्मिक गुहार। जेल की सीखचों से बाहर देखते हुए कवि सावन को ही अपना दूत, अपना संदेशवाहक बना लेता है। वो उस सजीले सावन से मिन्नतें करता है कि भाई, तुम जितना चाहो बरसो, जी भर कर बरसो, लेकिन कुछ भी ऐसा करो कि मेरे माता पिता की आंखों से अब और आंसू ना बहें। वो प्रकृति के आगे हाथ जोड़ रहा है कि किसी तरह उसका एक खास संदेश उसके घर तक पहुंच जाए। और वो संदेश आखिर है क्या? तो सुनिए, कवि सावन से एक बहुत बड़ा सफ़ेद झूठ बोलने को कह रहा है, किंतु उनसे ये न कहना उन्हें देते धीर रहना। वो कहता है कि घर जाके बताना कि मैं यहाँ एकदम मज़े में हूँ, खूब पढ़ लिख रहा हूँ, सूत काट रहा हूँ और खूब खाता पीता हूँ। सोचिए, जो बंदी खूब इतनी गहरी पीड़ा में है, वो अपने आंसुओं को पीकर अपने परिवार के लिए झूठी खुशी का कैसा आवरण बुन रहा है। असल में कवि के अंदर एक बहुत गहरा खौफ बैठा हुआ है। उसे डर है कि कहीं सावन भावनाओं में बहकर उसके परिवार को उसकी असली हालत ना बता दे। वो बिल्कुल नहीं चाहता कि घर वालों को पता चले कि कैसे वो रातों को सो नहीं पाता, कितना उदास रहता है या लोगों से कितना कट गया है। अपने दुख की परवाह किए बिना सिर्फ अपनों को दर्द से बचाने की ये भावना सच में अकल्पनीय है। और फिर आती है वो लाइन जो इस पूरी कविता की सबसे बड़ी और सबसे क्रूर विडंबना है। मैं मज़े में हूँ, सही है, घर नहीं हूँ, बस यही है। ज़रा ठहर कर सोचिए इस पर। कवि कह रहा है कि बस इतनी सी तो बात है कि मैं घर पर नहीं हूँ। जेल की उस भयानक यातना, उस घुटन और अकेलेपन के उस असहनीय दर्द को वो सिर्फ घर पर ना होने की एक छोटी सी बात कहकर टाल रहे हैं। ये एक ऐसा झूठ है जो शायद किसी भी सच से ज़्यादा रुला देता है। तो अंत में एक सवाल जो हमें और आपको सोचने पे मजबूर कर देता है। अपनों को बचाने के लिए अपनी इतनी गहरी पीड़ा को पूर्ण मौन में सह लेना और उसे एक मुस्कुराहट के पीछे छिपा लेना, क्या यही इस कविता का सबसे भावुक हिस्सा नहीं है? क्या सच्चा प्रेम और त्याग वही नहीं है जहां हम अपनों की खुशी के लिए अपना हर दर्द भुला देते हैं? ये यकीनन एक ऐसा विचार है जो लंबे समय तक हमारे साथ रहेगा। आज के इस साहित्यिक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।